नमस्कार। विश्व उमिया फाउंडेशन और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की ओर से योगा हर कोर्स में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हम पिछली बार कहाँ रुके हुए थे, जरा कोई बताए। 93 पेज टॉपिक એ ચાલુ ચેપ્ટર નંબર 24 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ओके। 24। तो पिछली बार हमने ये देखा कि हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन नेचर के हिसाब से कैसे बनता है, वो काम कैसे करता है। अब भोजन में हमको प्राकृतिक यानी नेचुरल, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, ये भोजन हमें क्यों चाहिए, वही हमारा भोजन क्यों है। तो भगवान ने जितने भी इस धरती पे जीव जंतु बनाए हैं, सबके लिए उनके प्रकृति के अनुकूल भोजन की व्यवस्था भगवान ने रखी है। कोई भी आप देखो, इवन आप उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ आच्छादित इलाकों में जाओगे तो वहां भी प्राणियां है, जहां चारों ओर बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। तो वहां भी उनके लिए भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव के लिए भी उनके भोजन की व्यवस्था ईश्वर ने रखी है। तो हर इलाके, हर विस्तार, हर एटमॉस्फेयर, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहने के लिए उसी इलाकों के जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा माना जाता है कि पूरे संसार में सबसे पुरानी संस्कृति कोई है तो वो है सनातन हिंदू संस्कृति। और भगवान कृष्ण ने अपने भगवत गीता में मनुष्य के खुराक के लिए, भगवान ने खुद के भोजन के लिए ये बात बताई है। पत्रम फलम पुष्पम तोयम, ये भोजन बताया है। तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। मनुष्य के लिए पत्रम यानी पत्तियां, फल, पुष्प और पानी, ये भोजन बताया है। जैसा विस्तार वैसा भोजन की व्यवस्था। आप अपने भारत की ही बात करो तो उत्तर में कश्मीर है, साउथ में केरला है। कश्मीर में ज्यादा दिन साल के ठंडी ही मिलती है,
केरला में जाओ तो साल का आधे दिन बारिश होती रहती है, गर्म प्रदेश भी है। तो जैसे इलाका, जैसा वातावरण, उसी प्रकार का भोजन, चाहे मनुष्य के लिए हो, चाहे छोटे खरगोश से लेके बड़े हाथी तक के, सबके लिए, उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था बना के रखी है। हमारे देश में सीजन भी होती है। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है। तो सीजन के हिसाब से भी भोजन की उपलब्धता ईश्वर ने रखी है। मान लो विंटर की सीजन अभी अभी खत्म हुई है, ठंडी। तो ईश्वर ने ठंडी सीजन के लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था रखी है कि वो भोजन खाने के बाद शरीर में गर्मी बनी रहे। अब देखो, ठंडी की मौसम में गाजर होते हैं, बीट होते हैं, बैंगन होते हैं, मूली होती है। तो ये सब भोजन ठंडी के सीजन में ही भगवान पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है। बाहर ठंडा वातावरण है तो शरीर में गर्मी बनी रहेगी, तो शरीर को ज्यादा ठंडी से बचने के लिए दूसरी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी गर्मी की मौसम शुरू हो रही है, तो गर्मी के मौसम में बाहर गर्मी ज्यादा है, शरीर के अंदर ठंडक रखने की आवश्यकता होती है। तो तरबूज है, टेटी है, द्राक्ष है, कैरी है। तो ऐसी ठंडी प्रकृति वाली चीजें आपको गर्मी की मौसम में मिलेगी। विस्तार के हिसाब से भी देखो तो कश्मीर में ठंडक है, तो वहां अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स भी पैदा होते हैं। वहां की जो तेलीबिया वाली जितनी भी चीजें हैं, अलसी से लेके सरसों तक की, तो सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, वो सब गर्म प्रकृति वाले हैं। साउथ इंडिया में आप जाइए, वहाँ केरला में गर्मी ज्यादा है। अब वहाँ का जो तेल है, तो वहाँ नारियल का तेल खाया जाता है। नारियल की तेल की प्रकृति ठंडक प्रकृति वाली है। अब वहाँ के केरला वाले लोग सरसों का तेल खाएंगे, अलसी का तेल खाएंगे, तो उन लोगों के शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। उत्तर भारत वाले लोगों को नारियल का तेल खिलाओगे तो उनके शरीर में गर्मी इतनी हो नहीं पाएगी, उनके लिए वो अच्छा नहीं है। उनको गर्म प्रकृति वाला तेल चाहिए। तो भगवान बहुत स्मार्ट है। उन्होंने हर इलाके, हर विस्तार, हर सीजन, हर एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का निर्माण किया है। और मनुष्य के साथ साथ सब शाकाहारी प्राणियों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था रखी है। तो हमको अपने भोजन के चयन में
हमारा रहने का इलाका, हमारे रहने के विस्तार में जो सीजन चल रही है उस सीजन का एटमॉस्फियर, वो सब देख के भोजन को तय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपके मन में आ जाए सब खाओ। लोग ऐसा करते हैं कि जो अपने इलाके में नहीं पकने वाली चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं और मंगवा के खाते हैं। पैसा ज्यादा लगता है, उनके शरीर के लिए प्रकृति के हिसाब से वो सही भी नहीं है, फिर भी लोग ज्यादा पैसा खर्च करके अपने शरीर को नुकसान में ले जाते हैं। हाँ, कोई चीज आप शौक के खातिर खाइए, ठीक है, लेकिन आपको भोजन के तौर पे रेगुलर ये चीजें नहीं खानी चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रहे कि जो भोजन है, जो हो सके इतना नेचुरल फॉर्म में ही हमको खाना चाहिए। जब भोजन का फॉर्म आप प्रकृति से अप्राकृतिक करते हो, तब वो भोजन खाने लायक भी नहीं रहता है। उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हो जाते हैं और नुकसान काफी बढ़ जाते हैं। ये बात अलग है कि 100% हम नहीं रह सकते नेचुरल फूड पे, लेकिन कम से कम हमारा आधा भोजन, जब बीमारी की कंडीशन नहीं हो तो आधा भोजन तो नेचुरल फॉर्म वाला होना चाहिए। आपको सही ठीक रहना है, बीमारी से बचना है, बीमारी से बाहर निकलना है, तो भी आपको इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे 25 नंबर का जो टॉपिक है वो भोजन के वजन के अनुसार उसकी गुण दोष। तो यहाँ भगवान कहना ये चाहता है कि भोजन जब प्राकृतिक रूप में होता है तब उसकी डेंसिटी, वजन का मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी यानी वॉल्यूम के हिसाब से उसका वजन, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो जितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो वजन उसका होना चाहिए, तो एक यूनिट वॉल्यूम का जो वजन होता है भोजन का, जो खुराक ज्यादा वजन पकड़ता है पर्टिकुलर वॉल्यूम का, वो ज्यादा कैलोरी वाला होता है। जो भोजन वजन में हल्का होता है उसमें कैलोरी कम होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं। तो नेचर का ये भी गुण हमें देखना चाहिए, बहुत मायने रखता है शरीर के लिए। लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई अनाज कितना खाना चाहिए, सब्जी कितनी खानी चाहिए, पत्तियां कितनी खानी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कितने खाने चाहिए। हर एक का वजन अलग अलग है, हर एक भोजन कैसे बिहेव करता है। तो भोजन की डेंसिटी, अच्छा, भोजन की डेंसिटी में आपको एक और भी देखना पड़ेगा। मान लो आपने तरबूज लिया है, वाटरमेलन।
अब उसको आप काटते हो तो अंदर रेड कलर का उसका पल्प होता है। तरबूज के अंदर ब्लैक कलर के सीड भी होते हैं। अच्छा, आप 2 केजी तरबूज का पल्प निकाल दो तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। उसके सीड निकाल दो तो शायद 50 ग्राम या 100 ग्राम सीड हो जाएगी। तो सीड, 100 ग्राम सीड जितनी जगह रोकते हैं उतनी ही जगह में तरबूज का पल्प रखो। अब दोनों का वजन करोगे तो पल्प का वजन कम रहेगा, सीड का वजन बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगी इसकी क्वालिटी, कि पल्प में जितनी कैलोरी है इससे कई गुना ज्यादा कैलोरी आपको सीड में मिल जाएगी। क्योंकि सीड जो है वो हाई डेंसिटी है, वजनदार है। तो भोजन का जितना वजन ज्यादा उतनी उसकी कैलोरी ज्यादा। जितना वजन हल्का उतनी कैलोरी कम। अब यहाँ आप देखो कि चित्र में आपको एक गाजर दिखाई दे रहा है। तो गाजर में 2 चीजें हैं, ऊपर पत्तियां है, नीचे कंदमूल की तरह गाजर है। अब पत्तियों का वजन कम रहता है गाजर की कंपैरिजन में। तो अब गाजर खाओगे तो ज्यादा कैलोरी मिलेगी, पत्ती खाओगे तो कम कैलोरी मिलेगी। अच्छा, इससे दूसरा उल्टा क्या होता है कि भी जितना ज्यादा वजन उतने न्यूट्रिशन कम, जितना वजन हल्का इतने न्यूट्रिशन ज्यादा। तो पत्तियों में आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे, गाजर में आपको कैलोरी मिल जाएगी। इसी तरह ये आलू का पौधा है। तो आलू की पत्तियों में कैलोरी कम है, आलू के अंदर कैलोरी ज्यादा है। तरबूज में भी ऐसा, तरबूज के बीज में कैलोरी ज्यादा है, उसके पल्प में कैलोरी कम है। तो भोजन की जो कैलोरी है वो डिपेंड्स रहती है उसकी डेंसिटी, उसका वजन। तो वजन शरीर को ज्यादा कैलोरी यानी ऊर्जा देती है। पत्तियां हल्की होती है तो पत्तियां ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, कैलोरी में बहुत कम होती है। यहाँ सरगवा यानी मोरिंगा, सहजन, सहजन के पत्तियां, सहजन के पत्ते। तो इसमें कितनी कैलोरी और कितनी पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। पत्तियां किसी भी की ले लो, पत्तियां वजन में हल्की ही मिलेगी। तो पत्तियों में जितनी न्यूट्रिशन आपको मिल पाएगी शायद दुनिया के कोई खुराक में मिलेगी। आप कंदमूल ले लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स खा लो, तो ड्राई फ्रूट्स आपको ताकत के अलावा कुछ नहीं देगी, न्यूट्रिशन के नाम से कुछ मिलेगा नहीं। पैसा आप ज्यादा खर्च करोगे लेकिन कैलोरी ही मिलेगी। पत्तियां का पैसा कम होगा, वजन कम है उसका, डेंसिटी कम है, तो उसमें आपको भले पैसे कम लगे लेकिन न्यूट्रिशन आपको ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा मिलेंगे। तो ये बात आम पब्लिक को पता ही नहीं है।
पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली पत्तियां में आप गूगल में सर्च करके चेक कर सकते हो। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जमीन पे होने वाली पत्तियों में देखोगे तो आपको व्हीट ग्रास यानी गेहूं का जवारा, सहजन की पत्ती, ड्रम स्टिक की पत्ती, सरगवा गुजराती में कहते हैं सरगवा, व्हीट ग्रास को कहते हैं गेहूं गेहूं का जवारा, और अल्फा अल्फा, अंग्रेजी में अल्फा अल्फा कहते हैं उसको, गुजराती में रजका कहते हैं, मेथी पत्ता। तो ये जमीन पे होने वाली पत्तियों में फिर मेथी, पालक, पुदीना, धनिया, करी पत्ता, मीठे नीम का पत्ता जिसको करी पत्ता कहते हैं, ये सब पत्तियां दूसरी पत्तियों के हिसाब से ज्यादा कैलोरी, ज्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं। कैलोरी तो बहुत मिनिमम होती है इसमें। अब आपको यहाँ मैं एक चित्र दिखाता हूँ। वो चित्र क्या बताता है कि भाई सहजन की पत्तियां, अब आप ताजी पत्ती लोगे तो पत्तियों में करीब 80% से लेके 95% पानी का भाग होता है। अब ताजी पत्ती आप जब सुखाते हो, मान लो आपने 1 किलो ताजी पत्ती को सुखाया, तो सूखने के बाद वो 1 किलो में से 100 ग्राम रह जाएगी। अब ताजी पत्ती वजन में तो हल्की है, लेकिन ताजी पत्ती में दूसरे खुराक के हिसाब से तो ज्यादा न्यूट्रिशन है ही। लेकिन जब ताजी पत्ती को जब सुखाया जाता है तो सूखने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है तो सामने उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, वजन के कारण सिर्फ। क्योंकि 1 किलो में से 900 तो पानी निकल जाता है, तो 100 ग्राम बच जाता है। अब 100 ग्राम, 1 किलो ताजी पत्तियों में से 100 ग्राम सूखा बचता है। तो इसमें जितनी न्यूट्रिशन है उसके सामने आप ड्राई फॉर्म वाली जो पत्तियां है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप 10 ग्राम ताजी पत्ती खाओ, इसमें जितना जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उसके हिसाब से 10 ग्राम आप सूखी पत्तियों का पाउडर खाइए, तो इसमें आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यहाँ कंपैरिजन लिखी हुई है कि भाई फ्रेश पत्तियों में 4 गुना विटामिन ए होता है कैरेट के कंपैरिजन में, 7 गुना विटामिन सी होता है, 4 गुना कैल्शियम दूध के कंपैरिजन में होता है, बनाना के कंपैरिजन में 3 गुना पोटेशियम होता है। अब यही पत्तियों को आप सुखा लो तो इसके हिसाब से आप देखो तो विटामिन ए फ्रेश में 4 गुना था, सूखे पत्तियों में सीधा 10 गुना हो गया। वजन सेम ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये सूखी और ताजी पत्तियां दोनों की भी कंपैरिजन आपको समझ आ रही है। ऐसे ही अल्फा अल्फा यानी रचका, रचके के सीड को आप अंकुरित करके भी खा सकते हो। तो यहाँ जो आपको चित्र दिख रहा है ना, वो अंकुरित हुए रचके के सीड है। तो इसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का ये पूरा चार्ट है, आप देखिए। तो ड्राई फ्रूट्स में कैलोरी कितनी है? मान लो बादाम है तो इसमें 165
ग्राम सिर्फ कैलोरी है। नट्स से आप काजू देखो तो 155 कैलोरी है। दूसरी चीजें कम होगी आपको, लेकिन कैलोरी इतनी ज्यादा मिलेगी आपको। सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है पाइन नट्स और पिकेंस और दूसरे मैकेडेमिया नट्स जो विदेशी हो गए। तो ये कैलोरी से भरपूर है। ये वॉलनट्स यानी अखरोट, तो अखरोट में इतनी ज्यादा कैलोरी है कि न पूछो बात। बादाम से भी अखरोट में ज्यादा कैलोरी है, क्योंकि बादाम के कंपैरिजन में अखरोट में ऑयल भी ज्यादा होती है। आलमंड में 14 ग्राम है फैट, तो वॉलनट्स में सीधा 18.5 है। तो ऑयल भी ज्यादा है इसमें। तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो वजन में भी भारी है, कैलोरी में भी भारी है। इसके सामने पत्तियां देखो, न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा है, लेकिन कैलोरी में बहुत कम है। कैलोरी बिल्कुल जीरो जैसी आपको मिलेगी, बहुत कम कैलोरी मिलेगी इसमें। तो भोजन की जो क्वालिटी है वजन के हिसाब से, वो भी शरीर के लिए बहुत ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ। मनुष्य की आदत क्या है कि वो मेहनत करता हो या नहीं करता हो, वो ज्यादा कैलोरी खाने का आदी हो चुका है। मान लो आप मेहनत करते हो, ज्यादा कैलोरी खाते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रिटायर हो गए हो, शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हो, अब आप रोटी ज्यादा खाओगे तो क्या हालत होगी। अनाज ज्यादा खाओगे तो कैलोरी ज्यादा जाएगी, मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर शरीर में समस्याएं बढ़ने लगेगी। और ज्यादातर लोग जो बीमार है वो सीनियर सिटीजन ज्यादा बीमार है। क्यों? क्योंकि जब तक काम करते थे तब तक कैलोरी वाला भोजन खाने का नुकसान नहीं था। लेकिन जब काम छोड़ दिया है, रिटायर हो चुके हैं, और कैलोरी वाला भोजन वही का वही खा रहे हैं। तो रिटायर लोगों को कैलोरी वाला भोजन आधा से भी कम कर लेना चाहिए, तब जाके वो अपने शरीर को ठीक रख पाएंगे। इसके अलावा भोजन को जब प्रोसेसिंग करते हो तो उसका भी इफेक्ट आ जाता है। तो भगवान ऐसा कहता है कि जो भोजन पानी में डालने से तैरता हो वो सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो आप कंपैरिजन देखो, तो कंपैरिजन के अंदर मैं आपको एक पूरा कंपैरिजन चार्ट दिखाना चाहता हूं वजन के हिसाब से। इससे आपको पता चलेगा कि भी उसमें क्या, कंपैरिजन में क्या होता है। देखो, यहाँ आपको चित्र में वजन में हल्के से वजन में भारी, तो वजन में सबसे हल्के है पत्तियां, सबसे हल्की पत्तियां है। इससे वजन में ज्यादा है सब्जी फल। सब्जी और फल से ज्यादा वजन वाले हैं कंदमूल। कंदमूल से ज्यादा वजन वाले हैं अनाज दाल। अनाज दाल से ज्यादा वजन वाले हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये कंपैरिजन क्या कहती है कि भाई पत्ती सबसे हल्की, पत्तियों से ज्यादा वजन वाला सब्जी और फल।
तो पत्ती से भारी वजन सब्जी का और फल का है, तो पत्तियों से सब्जी और फल में कम न्यूट्रिशन है और पत्तियों से ज्यादा कैलोरी है, क्योंकि फल और सब्जी का वजन पत्तियों के हिसाब से ज्यादा है। तो पत्तियां सबसे हल्की मतलब सबसे ज्यादा पोषक तत्व। अब सब्जी और कंदमूल में कंदमूल का वजन ज्यादा होता है, तो सब्जी के कंपैरिजन में कंदमूल में ताकत ज्यादा मिलेगी और पोषक तत्व सब्जी के हिसाब से कंदमूल में कम मिलेंगे। कंदमूल से ज्यादा वजन वाला अनाज दाल है, तो कंदमूल से अनाज दाल में ज्यादा ताकत मिलेगी। पोषक तत्व कंदमूल के कंपैरिजन में अनाज दाल में कम मिलेंगे। और अनाज दाल से ज्यादा वजन वाला ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स में अनाज के कंपैरिजन में ज्यादा ताकत मिलेगी, पोषक तत्व अनाज के कंपैरिजन में कम मिलेंगे। अब कॉस्टिंग के हिसाब से देखो, तो पत्ती और सब्जी दोनों में हल्की पत्ती है, लेकिन पैसा ज्यादा सब्जी का लगता है। तो ज्यादा पैसे का सब्जी, पत्तियों का पैसा कम लगता है। तो पत्तियों वजन में हल्की है तो कम पैसों में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, सब्जी का पैसा ज्यादा लगता है। ये छोटी बात लोगों को पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, मनुष्य हजारों साल से सब्जी भी खा रहा है, अनाज भी खा रहा है। ये दोनों खाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? कि अनाज खाएगा तो ताकत मिलेगी, सब्जी पानी में तैरती है तो वो खाएंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगी। तो मनुष्य हजारों साल से जो खा रहा है वो सब्जी इसीलिए खा रहा है कि सब्जी से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, अनाज इसीलिए खा रहा है कि ताकत ज्यादा मिले। लेकिन गड़बड़ी कहाँ करता है मनुष्य? मनुष्य गड़बड़ी यही करता है कि वो सब्जी तो लाता है खाने के लिए। मान लो मनुष्य ने सब्जी बनाने के लिए गोभी पत्ता, बैंगन या लौकी सब्जी बनाने के लिए लाए। अच्छा, आप बैंगन को काटो, लौकी को काटो या गोभी पत्ते को काटो, सब्जी बनानी है तो काटनी पड़ेगी। अब उसको काट के आप पानी में डालो, चेक करो तैरेगी। पानी में जो तैरता है वो ज्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है वो ज्यादा ताकत वाला होता है, कैलोरी वाला। अब मनुष्य क्या करता है? काटी हुई सब्जी खानी थी, वो खानी चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है? सब्जी को खाता नहीं है, उसको तड़का लगा के पकाता है। अब पकाने के बाद वही सब्जी को आप पानी में डालो, क्या होगी? तैरेगी, बैठेगी? बैठ जाएगी। अब पानी में नीचे बैठ गई यानी वो कैलोरी वाली हो गई, ताकत वाली हो गई। मनुष्य सब्जी पका के खाता है तो ताकत वाली हो जाती है, और वही सब्जी को खाने के लिए साथ में अनाज भी खाता है, रोटी भी खाता है, तो वो भी ताकत वाली खाता है। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यहां करता है कि जो चीज न्यूट्रिशन वाली थी वो न्यूट्रिशन वाली ही खानी चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन वाली सब्जी को वो पका के उसको कैलोरी में कन्वर्ट करके रोटी जो कैलोरी वाली ऑलरेडी है उसके साथ कैलोरी वाली सब्जी बना के खाता है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं।
भगवान दूसरा कहता है सब्जियों से भी हल्की पत्तियां है। तो पत्तियां सब्जी से हल्की भी है, ज्यादा न्यूट्रिशन वाली भी है, लेकिन सब्जी को छोड़ के व्यक्ति मनुष्य पत्तियों की ओर नजर डालता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता कि भाई तुम्हारे लिए सब्जी से ज्यादा पत्तियां महत्व के है। तो हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो चीज जहां से मिल रही है वो हम ज्यादा नहीं खाते, दिक्कत वहां आती है। तो मनुष्य ने अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं खाता है। जो खा रहा है न्यूट्रिशन के उद्देश्य के लिए, उसी को भी पका के खाता है तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम करके खाता है। और उसका एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ दो चित्र आपको दिख रहे हैं। एक भाई जो फार्मर है वो दो बेलों को जोड़ के खेत में जोड़ लगा रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, खेत में कल्टीवेशन कर रहा है। अब खेडूत जब दो बेलों को लगा के एक कल्टीवेशन कर रहा है हल के जरिए, तो ये दोनों में, बेल और मनुष्य के दोनों में ज्यादा मेहनत कौन करता है? मनुष्य करता है या बेल करते हैं? बेल करते हैं। फिर भी घुटन मनुष्य के घिस जाते हैं और बेलों के नहीं घिस जाते। मनुष्य कम मेहनत करता है, घुटन मनुष्य के घिस जाते हैं, बैल के नहीं घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैल होते हैं वो पत्तियां खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं, तो उसकी हड्डियों में न्यूट्रिशन मिलता रहता है। उसका घिसारा जो होता है वो रोक पाता है। मनुष्य काम कर रहा है, हड्डी घिस रही है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए उसको पत्ती खानी चाहिए। इसकी जगह वो सब्जी खा रहा है, और सब्जी खाने के बाद भी उसको पका के खा रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहे और उसके घुटन घिस रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, मजदूर की हालत देखो आप, ये मजदूर ही है, खेडूत। अच्छा, शहर में रहने वाला व्यक्ति जो कम मजदूरी करता हो और गांव में रहने वाला मजदूर जो ज्यादा मेहनत करता है, अब ये दोनों में शहर में रहने वाला व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता है, गांव में रहने वाला मजदूर ज्यादा मेहनत करता है। अब आप दोनों की उम्र के हिसाब से आप उसका जो शरीर की स्थिति है वो चेक करोगे, तो मजदूर जो होता है ज्यादा मेहनत करता है। अब मजदूर की उम्र 40 की हो और जो व्यक्ति शहर में रहता है मजदूरी नहीं करता है वो भी 40 की उम्र वाला देखो। अब दोनों व्यक्ति 40 के ही उम्र वाले हैं, लेकिन शहर वाला व्यक्ति आपको इतना बूढ़ा नहीं दिखेगा जितना वो मजदूर 40 की उम्र वाला जो है मजदूर, वो 2 गुना ज्यादा बुढ़ा दिखेगा। तो मजदूर लोग जो होते हैं वो कम समय में, कम उम्र में जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। आप चेक कर लेना, कोई भी मजदूर लोग देखोगे ना आप, तो 40 की उम्र का मजदूर होगा, आपको 60 साल का बुढ़ा दिखाई देगा।
तो उसकी जवानी क्यों चली गई? वो मेहनत करता है, अनाज तो भरपूर खाता है, तीनों टाइम खाता है, तो जवानी क्यों चली गई? क्यों 60 का बुढ़ा दिख रहा है? इसके पीछे का वजह वजह एक ही है कि वो मजदूर को मेहनत करने के लिए वो अनाज तो खाता है, लेकिन अनाज खा के वो मेहनत करता है, शरीर के पास काम करवाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो घिसारा पड़ता है, जो वियर एंड टीयर हो जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए, घिसारा को पूरा करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके शरीर को, वो न्यूट्रिशन अपने भोजन में बिल्कुल नहीं खा रहा है। इसीलिए वो 40 की उम्र का होगा, फिर भी आपको 60 साल का बुढ़ा दिखाई देगा। अब 60 साल का बुढ़ा दिख रहा है, इसके साथ साथ और एक दिक्कत आती है। ये दिक्कत क्या है कि मजदूर जब ज्यादा मेहनत करता है तो उसके पैर थक जाते हैं पूरे दिन काम करने से, मसल्स थक जाते हैं। अब थका हुआ मजदूर रात को जब सोने जाता है तो उसको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मसल्स इतने ज्यादा काम करके थक गए हैं कि वो मसल्स उसको पेन कर रहे हैं, पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही है। तो वो नींद के लिए फिर शराब पीता है, उसको व्यसन करना पड़ता है, उसको एडिक्शन की लत पड़ने लग जाती है। एक तो अपने शरीर की उम्र, ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, नींद आ नहीं रही है तो शराब पीना पड़ता है, शराब पीता है तो उसका लीवर से लेके शरीर के कई ऑर्गन खलास हो जाते हैं। बेचारा कम मौत, कम उम्र में बीमारी से पीड़ित, अपनी कुटुंब वाले अपने बेटे बेटियों के लिए कोई बचत किए बिना ही बेचारा जल्दी मर जाता है। और उसके बेटे बेटियों की भी, क्योंकि वो उसके माँ बाप जल्दी मर जाते हैं, बेटों के लिए कोई बचत नहीं होती है, वो भी गरीब रह जाते हैं, तो वो और गरीब रह जाते हैं। उनके लिए भी समस्या वही की वही रहती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और वही अपने बाप की तरह वो भी मजदूर हो जाते हैं। मजदूरों की दशा हमारे देश में इतनी खराब है कि उन लोगों की जिंदगी जितनी खराब है, शायद मैं प्राणियों की जिंदगी भी खराब नहीं देख रहा हूं। बहुत हालत खराब है। नशे के पैसे चले जाते हैं, बीमारी की दवाइयों में पैसे चले जाते हैं। मजदूर है तो मजदूर को इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती है कि वो अपने फैमिली को अच्छा भोजन खिला पाए। एक तो पैसा कम मिल रहा है, दवाइयों के पीछे पैसा जा रहा है, सोने के लिए शराब पीना पड़ता है, और शरीर को खलास कर लेता है। अपने बेटों के लिए पैसे, अपने बच्चों के लिए पैसे की बचत भी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सकता, और उसको कम उम्र में वही बच्चों को फिर छोटी सी उम्र से ही उन लोगों को मजदूरी में लग जाना पड़ता है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश में जितनी मजदूरों की शोषण होती है ना, शायद दुनिया के कोई देश में नहीं होती होगी। आप दुनिया के दूसरे डेवलप कंट्री के मजदूरों को देखो, वहां वो झाड़ू लगाते होगे, टॉयलेट साफ करते होगे मजदूर, लेकिन वही मजदूर गाड़ी लेके घूमते हैं, इतना पैसा उसको उनकी मजदूरी का मिलता है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा शोषण किसी का किया जाता है तो वो है मजदूरों का। उनकी मजदूरी का इतना पैसा नहीं दिया जाता कि वो अपने फैमिली के मेंबर्स का पेट का भोजन भी नहीं खरीद पाए।
इतनी खराब हालत है। बहुत। और मैं ऐसे मजदूरों के शोषण करने वाले लोगों को महापापी कहता हूं। वो लोग नरक में जाएंगे जिनके पास मजदूरी करवा के उनका पेट भरने के लिए पैसे आप नहीं दे पाते हो। दूसरी, कपड़े अच्छे, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, हाँ, ये तो बात साइड में रह जाती है। उन लोगों को रहने का ठिकाना नहीं होता है, रहने का ठिकाना नहीं होता है। सरकारों ने और सामाजिक संस्थाओं ने मजदूरों का जो शोषण किया है, इतना तो शायद दुनिया में कोई देश में नहीं हुआ है। हमारे देश में हाँ, दो ही ज्ञातियां हैं। एक अमीर लोग हैं, दूसरे मजदूर लोग हैं। और दूसरी कह सकते हो, एक पढ़े लिखे की ज्ञाति है, एक अज्ञान यानी अनपढ़ लोगों की ज्ञाति है। टोटल मिला के चार ज्ञाति कह सकते हो। जो पढ़े लिखे हैं वो अमीर है, जो नहीं पढ़े हैं वो मजदूर है। ये तो ऐसे तो दो ही ज्ञाति है, क्योंकि जो अमीर है वो पढ़ा लिखा है, वो एक ही लोग है। अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं वो मजदूर के और है, तो वो भी एक ही है। तो मेन तो दो ही है ज्ञातियां। दूसरी ज्ञातियों के बारे में चर्चा करने का सवाल ही नहीं होता है। और करेंगे वो सब मूर्ख ही है। तो ये मजदूर हमारे देश में करीब 70% लोग गांव में रहते हैं, जो मजदूरी करके अपने जीवन को चलाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हाँ, दूर दराज गांव में, जो शहरों से दूर बसे हुए हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि गांव में, बनासकांठा से लेके बॉर्डर साइड के जो गांव हैं, वहाँ ऐसे लोग मैंने देखे थे कि उन लोगों ने अपने जीवन में 2,000 रुपये की करेंसी नोट नहीं देखी हो। 2,000 रुपये की नोट कैसी होती है वो पता नहीं था उन लोगों को। ऐसे लोग भी है हमारे देश में। हमारे देश में ऐसे राज्य भी है जहाँ फैमिली में 5 लोग लोग रहते हो झोपड़ी में। झोपड़ी में 5 लोग रहते हो, और पांचों के बीच में कपड़े की जोड़ी 3 ही होती है। यानी 2 व्यक्ति के शरीर पे कपड़ा नहीं होता है, तो 5 में से 2 व्यक्ति को तो कंपलसरी झोपड़ी में बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि 3 लोगों ने कपड़े पहन के वो बाहर काम के लिए या कोई कुछ किसी के कारण वो बाहर जा सकते थे। बाकी के 2 लोगों के शरीर पे कपड़ा ही नहीं है, तो उनको झोपड़ी में बैठे रहना पड़ता है। हाँ, आप उड़ीसा और उस टाइप के इलाकों जो है वहां जाइए, वहां इतनी दारुण गरीबी गरीबी है कि वहां 5 के बीच में 3 जोड़ी कपड़े होते हैं। 2 लोगों को कंपलसरी झोपड़ी में बैठे रहना पड़ता है। इतना शोषण। लोगों के कपड़े भी नहीं रखे हैं पॉलिटिकल लोगों ने, अधिकारियों ने। लोगों के कपड़े भी खींच लिए हैं। ये तो राक्षसों से कम नहीं है ये लोग। गुजरात तो बहुत अच्छा स्टेट है। यहाँ आपको इतनी गरीबी नहीं दिखने को मिलेगी। लेकिन आप दूसरे राज्यों में जाइए तो वहाँ आपको ऐसी हालत वाले लोग भी मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के दिल्ली गए हैं, तो उनके लिए बहुत पड़कारजनक काम है। जहाँ लोगों के सिर पे, लोगों के शरीर पे कपड़े नहीं हो, तो वहां उन लोगों के लिए तो कितना काम करना पड़ेगा उनको, सोचो जरा। यहाँ गुजरात में तो आप छोटे से छोटे जंगल विस्तार के गांव में भी जाओ ना, तो आप मारुति फ्रंटी लेके जा सकते हो, क्योंकि सबसे छोटी गाड़ी भी वहां जा सकती है, इतने अच्छे रास्ते हैं। हर गांव में हर घर तक पानी का नल लगा हुआ है, जल नल से पानी आता है। हाँ? थोड़े साल पहले हमारे एक
पड़ोसी थे, वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो उन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है, हर घर तक नल से पानी कैसे पहुंचा रहा है, उसका पूरा जायजा करने, जांच करने के लिए, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए बिहार से अधिकारी आए थे गुजरात में। तो वो अधिकारी जब गुजरात आए थे तो वो अपने फैमिली को बोल के आए थे, बात करके आए थे कि भाई हम वहां जाके देखने वाले हैं कि हर गांव में हर घर तक नल में पानी कैसे आता है। तो वो लोगों ने ऐसे आश्चर्य से पूछा था, है ऐसा कभी हो सकता है कि नल में पानी आए? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में नल में पानी आता हो? जहां नल में पानी आने के लिए आश्चर्य व्यक्त करते हैं वो लोग, गांव वाले, वहां बिहार के लोग, तो फिर घर में बिजली की तो सोच ही नहीं रख सकते वो। और यहाँ गुजरात में 24 घंटा गांव में बिजली की व्यवस्था मोदी साहब करके गए हैं। गुजरात के लोगों को यह पता नहीं है कि मोदी ने हमारे लिए कितना काम किया है। दूसरे राज्यों की हालत जाके देखो तो पता चले, बदन पे कपड़े नहीं है, वहां पानी की, बिजली की, रहने की व्यवस्था तो कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए। मजदूर, हमारे देश में लोग, पैसे वाले लोग अज्ञानता से बीमार है और मजदूर लोग मजबूरी में बीमार है। तो ये दोनों के लिए हमको काम करना है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको ये पता नहीं है कि शरीर को ठीक रखने के लिए क्या खाया जाए, भले वो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। तो हमारे भोजन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला कोई पौधा है तो वो है स्पिरुलिना। ये चित्र में देखो आप, स्पिरुलिना इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है और वो जमीन पे नहीं होती है, ये पानी के अंदर होने वाली वनस्पति है। उसकी कंपैरिजन देखो कि आप 1 केजी स्पिरुलिना खाओ, इसके सामने 1000 किलो, 1000 केजी आप सब्जी खाओ, तब जाके इतने न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। 1000 किलो सब्जी के सामने सिर्फ 1 किलो स्पिरुलिना चाहिए आपको, इतने न्यूट्रिशन आपको स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। तो दुनिया के कई देशों में स्पिरुलिना का अब तो प्रोजेक्ट लग चुके हैं और प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हमारे देश में भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये इतना प्रभावशाली चीज है सबसे ज्यादा। और स्पिरुलिना में तो विटामिन्स भी अवेलेबल होते हैं, कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो पत्तियां, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए काम का है। पत्तियां जितनी न्यूट्रिशन दे पाएगी, न्यूट्रिशन के साथ पत्तियां जितना क्लोरोफिल दे पाएगी, दुनिया का कोई भोजन आपको नहीं दे पाएगा। तो हमारे शरीर के लिए सुपर फूड कोई है तो वो है हरी पत्ती। अब हरी पत्ती में जमीन पे होने वाली जो पत्तियां है, इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि गेहूं का जवेरा, सहजन की पत्ती, आ, ये अल्फा अल्फा, ये सब जो जमीन पे होने वाली पत्तियां है जो ज्यादा न्यूट्रिशन वाले है, लेकिन उसकी जो कीमत है, वो कीमत भी आपको समझने की आवश्यकता है। पत्तियों की कीमत बाजार में क्या है वो देखो, आपको उसको चेक करना है तो आप पतंजलि के कोई भी स्टॉल में चले जाओ, बाबा रामदेव के स्टॉल पे, वहां जाके आपको 100 ग्राम
गेहूं के जवारे की डब्बी मांगनी है। 100 ग्राम गेहूं के जवारे की डब्बी का मूल्य कितना होगा? 350 रुपया 100 ग्राम का। 1 केजी का कितना हो गया? 3500 रुपया केजी। सोचो, 3500 रुपया केजी। अखरोट और बादाम से भी महंगा। और तो और 20 केजी का कितना हो गया? एक मण, गुजराती में कहते हैं एक मण। 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज। दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 70,000 रुपीज 20 केजी के दाम पे बिकती हो। कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है 70,000 रुपीज का भाव। हाँ? 3,500 रुपये किलो कौन सी चीज बिक रही है? कोई नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आपको भारत का भाव बताया। इंडिया में बिक रहा है विदेश में 2 लाख रुपये 20 केजी। 2 लाख रुपये। सोचो, 2 लाख रुपये 20 केजी। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 रुपये। 10,000 रुपये किलो। 10,000 रुपये किलो। ये पत्तियों की प्रोडक्ट पाउडर, टेबलेट्स के फॉर्म में विदेश में बिक रहे हैं। सरकार खेडूतों की आय डबल करने के लिए सालों से प्रयत्न कर रही है। सरकार उसका कोई परिणाम नहीं दे रही है। सरकार को एक ही काम करना है, पत्तियों का प्रचार करो, सबके लिए पत्ती की प्रोडक्ट उपलब्ध कराओ, लोगों को निरोगी रखो, लोगों की, मजदूरों की जवानी वापिस आ जाएगी। पत्तियों की इतनी डिमांड आएगी कि खेडूत को पत्ती के अलावा दूसरी खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, पत्तियों को खेत में पैदा करने के लिए क्या बारिश की मौसम नड़ेगी क्या? क्या स्ट्रॉम आएगा, वावाजोड़ा आएगा तो क्या नुकसान होगा क्या? जितनी बारिश ज्यादा पड़ेगी इतनी ज्यादा पत्तियों का प्रोडक्शन होगा। खेडूत को तो फायदा ही फायदा है, बिना नुकसान से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। पत्ती मनुष्य के लिए जितनी सुपर फूड है, इससे ज्यादा कोई फूड नहीं। लोगों को पता ही नहीं है। गुजरात के बच्चे कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे। शर्मजनक बात है। वो कुपोषण से बाहर बाहर निकालने का आसान रास्ता है। ये बच्चों को भोजन के साथ जितनी सब्जी खिला रहे हो उतनी ही क्वांटिटी की हरी पत्तियों की सब्जी खिलाओ। सारे बच्चों की कुपोषण खत्म हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, छोटे बच्चों की बात छोड़ो। मैं कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ कई बार, कोई कोई कॉलेज में। तो वहां कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैं 2 घंटा खड़ा खड़ा लेक्चर देता हूँ, मुझे थक नहीं लगता है। और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे 2 घंटे बेंच पे बैठ नहीं सकते, थक जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 60% से ज्यादा लड़कियों को गायनेक प्रॉब्लम है। चेहरे पे उसका खून नहीं दिख रहा है, लालाश नहीं है। 50% से ज्यादा लड़कियों एमीनिया एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित है। बाल सफेद हो रहे, 1 घंटा खड़े नहीं रह सकती। लड़के की भी हालत ऐसी है। लड़के के भी बाल सफेद हो रहे, एनर्जी पावर नहीं है, 1 घंटा खड़े नहीं रह सकते। अब ये दोनों की, जैसे कॉलेज खत्म हो जाएगी, उनके पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए दोनों की शादी करवा लेते हैं। शादी तो हो जाती है, बच्चे रहते नहीं है। बच्चे रखने के लिए आईवीएफ सेंटर में जाना पड़ता है। अहमदाबाद में हर हफ्ते एक नया आईवीएफ हॉस्पिटल बन रहा है। आईवीएफ हॉस्पिटल में जाके दवाई खिलाते हैं,
दवाई खा खा के अंडा पैदा करते हैं, बच्चे को रखते हैं दवाई खिला खिला करके, बच्चा रह जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सिजेरियन करके काट के निकालना पड़ता है। बच्चे को काट के निकालते हैं तो बच्चा खुद जिंदा नहीं रह पाता है, उसको वैक्सीन दवाई देनी पड़ती है, और कई बच्चों को तो बक्से में रखना पड़ता है, कांच की पेटी में रखना पड़ता है, तब जाके बच्चे जिंदा रहते हैं। अब जो बच्चों को पैदा करने के लिए इतनी दिक्कतें होती हो, वो बच्चे जब 20-25 साल के हो गए, तब देश की हालत क्या होगी, सोचो आप। मैं तो ये सोचता हूं मेरे रुआटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया, हमारा देश कहाँ जा रहा है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपनी पीढ़ी की हालत क्या हो रही है उन लोगों को पता नहीं है। नहीं सरकार को पड़ी है, नहीं अधिकारियों को पड़ी है, नहीं सामाजिक संस्थाओं को पड़ी है। लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। देश का सत्यानाश होने वाला है। इसका एक ही रास्ता है, लोगों को बचाना है, नई पीढ़ी को बचाना है। सारे बच्चों, ये कॉलेज में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हो, सब लोगों को आप कुछ नहीं करो, जितना भोजन खिलाते हो, इसमें जितनी सब्जी खिलाते हो, इतनी ही, कम से कम सब्जी जितनी खिलाते हो, इतनी ही क्वांटिटी की हरी पत्तियों की चटनी खिलानी शुरू कर लो। फिर देखो कॉलेज में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के शरीर में कितना चेंज आने लगता है। ये मजदूर लोगों की जवानी वापस आ जाएगी, उन लोगों की जवानी वापस आ जाएगी, ताकत शरीर में आ जाएगी। सोने के लिए पैर पेन नहीं करेंगे, नींद आ जाएगी, शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। तो बीमारी के पीछे जो खर्च हो जाता है मजदूरों का, जो बचत हो जाती है वो पूरी खत्म हो जाती है, वो बच जाएगी। तो वो अपने बच्चों की जिंदगी भी संभाल पाएंगे, उनकी बच्चों की जिंदगी भी बना पाएंगे। दुनिया के, हमारे देश के एक एक क्षेत्र में आप जाओ, सब जगह आपको पेशेंट ही पेशेंट मिलेंगे। आप आपके घर से बाहर निकलो, हर कदम पे आपको पेशेंट ही मिलने वाले, चाहे वो करोड़पति का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मिल मालिक हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, सब मरीज है। हमारे देश में निरोगी लोग है ही नहीं, कोई निरोगी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग पत्ती ही खाते नहीं है। जो दुनिया का सबसे सस्ता फूड है हमारे देश में, विदेश में 2 लाख रुपये 20 केजी बिक रहा है, लेकिन हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मुफ्त का है इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं। अच्छा, ये बातें नहीं एलोपैथी वाली को पढ़ाया जाता है, नहीं आयुर्वेद वाले को पढ़ाया जाता है, नहीं नेचुरोपैथी वाले को पढ़ाया जाता, नहीं होम्योपैथी वाले को पढ़ाया जाता, नहीं योग वाले को पढ़ाया जाता, नहीं कॉलेज की इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले को पढ़ाया जाता, नहीं वकीलों को पढ़ाया जाता, किसी को कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। देश की हालत इसी के कारण खराब है। आप लोगों को अब, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो सीख रहे हो ना, शायद दुनिया में कहीं कोई सिखाता होगा, शायद कोई सिखाता होगा। हमारे कोर्स की वैल्यू आप सोचो। एमबीबीएस पढ़ने जाने वाला डॉक्टर जब अपनी डॉक्टरी खत्म करता है ना, तो सरकार इसके पीछे 2 करोड़ रुपया खर्च करती है। कितना? 2 करोड़ रुपया। और जब वो मास्टर करता है तो वो और पैसा खर्च करता है, और जब हॉस्पिटल खड़ी करता है ना तो इसके पीछे 10 करोड़ रुपया का खर्चा लग जाता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। लेकिन वो डॉक्टर बीमारियों को भी ठीक नहीं कर पाता है। और आप मुफ्त में इतना नॉलेज ले रहे हो कि आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हो। अब आपके सर पे जिम्मेदारी है, आप लोगों को एक काम करना है।
ईश्वर ने आपको ईश्वर के दूत बना के भेजा है। जहां जहां मौका मिले, जहां गए वहां आपको ये बात लोगों को बताते रहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बताओगे लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब तो आप ऑफिशियली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और वो भी योग यूनिवर्सिटी, आप लोग लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो। आप जब पास होगे, परीक्षा दोगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके पास नॉलेज ये आया है, ऑफिशियल आया है। आप ये सर्टिफिकेट का उपयोग करके गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाके लोगों के लिए काम कर सकते हो। खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये सब करने के लिए ये सारी बातों का नॉलेज, लोगों को डिलीवर करने का एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तब जाके आप कर पाओगे। तो मैंने ये विषय, ये योगाहार विषय तैयार किया है। मेरी 20 साल की मेहनत लगी है। मैंने कितने चप्पल घिस लिए होंगे सोचो आप, तब जाके एक यूनिवर्सिटी में मैं कोर्स मंजूर करवा पाया हूँ। सरकार में जाके थक गया था, डिपार्टमेंट में जाके थक गया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चक्कर काट चुका हूं मैं। किसी को सुनने की ताकत, सुनने का समय नहीं है किसी के पास। मेरा सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूरे देश के लिए रिवॉल्यूशन ला सकता है। उसका इम्पोर्टेंट समझने का टाइम नहीं है किसी के पास। ये तो भला हो भगवान का। हाँ, मेरी लकुल इस भगवान की और श्री राजर्षि मुनि की मालाएं जपी, तब जाके यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कोर्स को मंजूर कर लिया। ईश्वर ने मदद की है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी के अंदर में हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये जो समझ हमको लेके उसका प्रचार प्रसार जो करना है, उसके लिए आपको थोड़ा बोलने में माहिर होना पड़ेगा। लोगों को भय दिखाना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं है, भय तो है ही। आने वाली पीढ़ियों की हालत क्या होने वाली है, लोगों को पता ही नहीं है। आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी हालत ये होने वाली है। उससे बचने का एकमात्र रास्ता है, इसी रास्ते पे वापिस आ जाओ। नहीं तो फिर आपको कोई बचाएगा नहीं, ऊपर से भगवान भी आएगा तो भी नहीं बचा पाएगा। तो भगवान ने हमारे देश को और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए ही मुझे निमित्त बनाया है। योगाहार कोर्स, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ईश्वर ने मुझे सोच दी थी और ईश्वर ने ही मुझे ये सारा निकलवाया है। तो ये नॉलेज का उपयोग करके हमको ईश्वर का काम करना है, भगवान के लिए करना है। तो आज का जो टॉपिक था, उसके बारे में आप कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हो। हमें
ये सब्जेक्ट जो है ना, उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये इतना गंभीर सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर तो पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। लेकिन नहीं मीडिया को पता है, नहीं सरकार को पता है, नहीं सामाजिक संस्थाओं को पता है, नहीं धार्मिक संस्थाओं को पता है। तो आप लोग जहां 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 जुड़े हो, जो संस्था के साथ हो, जो समाज के साथ रिलेटेड हो, जो शैक्षणिक संस्था हो, या कोई भी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हो, कोई बिजनेस के साथ जुड़े हो, जहां जहां आप जुड़े हुए हो, सब जगह उसका प्रचार शुरू करना पड़ेगा। आप जहां रहते हो, आपके नजदीक में जहां स्कूलें हैं, बाल मंदिर है, प्री प्राइमरी स्कूल है, कॉलेज है, सब जगह अभी से आपका काम शुरू करना पड़ेगा। और मन में गांठ बना दो कि मेरे हाथों अपने देश का, लोगों का भला ही होना चाहिए। और ईश्वर ने आपकी सिलेक्शन इसी के लिए ही किया है, क्योंकि ये कोर्स सबके नसीब में नहीं था, सबके नसीब में नहीं है। आपके नसीब में आ गया है, तो इसके पीछे ईश्वर का कुछ तो इरादा होगा ही। और हमारे जीवन को धन्य करना है, जीवन, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमको ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। लोगों को अवेयर करके, लोगों को जागरूक करने का काम हाथ पे ले लेना पड़ेगा, तब जाके होगा, इसके अलावा होने वाला नहीं है। वो जरूरत पड़े तो ये पत्तियों की रेडी टू यूज प्रोडक्ट के लिए भी कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ताजी पत्ती फ्रेश पैदा करनी, फ्रेश पत्तियों की प्रोडक्ट बना के फ्रेश खाना, वो थोड़ा कॉस्टलियर काम है। तो पत्तियों के बल्क प्रोडक्शन का उपयोग करके उसको कम लागत में लोगों तक पहुंचाने का भी बहुत बड़ा काम है। जो लोग बिजनेस माइंड वाले हैं, उन लोगों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये भी कर सकते हैं आप। तो हम गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीम वर्क करके, यूनिट, पूरी टीम बना के, जिसकी जो मास्टरी हो, कई लोगों की प्रोडक्शन की मास्टरी होती है, कई लोगों की मार्केटिंग की मास्टरी होती है, कई लोगों का अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम की मास्टरी होती है, किसी की फाइनेंशियल मास्टरी होती है, कई लोगों का लोगों के पास कैसे काम निकलवाना है उसकी मास्टरी होती है। हर व्यक्ति की एक अपनी मास्टरी होती है। तो जो व्यक्ति जिसमें मास्टर हो, वो काम संभाल के, सब लोग इकट्ठा होके उसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। तो सर हमारे नॉलेज कल का उपयोग जितना हो सके लोगों की भलाई के लिए, इसमें आप काम करोगे तो पैसा भी मिलना चाहिए, और मिलेगा तो आप लोग काम कर पाओगे, तो वो भी मिलना चाहिए, और साथ में लोगों का काम भी होना चाहिए। સર જવારાના પત્તિયા ને એ બધું ફ્રેશ આપણને ક્યાં મળે? મારે ડાયાબિટીસ ના પેશન્ટ ને આપવું હોય તો ક્યાં મળશે? अपने घर पे ही मिल सकता है। જવારા ઉગાવવા પડે એમ? इससे सस्ता क्या मिलेगा, और कहाँ પણ સર मिलेगा? સર એ બી માટી ને એવું ખાતર ક્યારે મળે છે तो જે यही तो સારું? मैं कह रहा हूं ना, कि भाई
आपको जो करना है उसके लिए आपको जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जिस प्रकार की नॉलेज चाहिए, वो सारा हम देखने के लिए तैयार है। इसके पीछे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि हर घर की बालकनी पत्तियों का प्रोडक्शन हाउस बन जाना चाहिए। बिना बिना मिट्टी की खेत बन सकती है। उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। प्रीतेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर यही पूछ रहा था जो आपने लास्ट लाइन बोली, क्योंकि उसमें हाइड्रोपोनिक्स आता है जो आजकल बहुत चल रहा है। हाइड्रोपोनिक्स में सारी सब्जियां, सारे सलाद, सब जितनी कुछ। चीजें हैं सब उगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर कल जो हमने बात की कि अपना जो क्लोरोफिल है वो पांचों एलिमेंट यूज करके फिर प्रोडक्शन कर रहा है, फल बना रहा है या जो भी चीज बना रहा है। लेकिन इसमें अर्थ एलिमेंट तो आ नहीं रहा है। वो नहीं लोग सिर्फ पानी से ही कर रहे हैं, वो कुछ नहीं नहीं उसके नहीं अंदर नहीं ड्रॉप्स डालते हैं। नहीं, देखो, पानी पूरा एक एलिमेंट अलग है, वाटर। लेकिन वाटर के अंदर जो फर्टिलाइजर डाला जाता है ना, वही अर्थ मैटर है। वो तो आर्टिफिशियल है ना सर, फिर वो नहीं 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 नेचुरल नहीं, नहीं है ना। नेचुरल नेचुरल पैदा करते हैं ना, सब नेचुरल कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हाइड्रोपोनिक्स पे करेंगे तो ज्यादा वो हाँ, क्वांटिटी हो लेकिन जाएगा बस। हाइड्रोपोनिक्स थोड़ा कॉस्टलियर है। उसमें उसका मेंटेन करना, क्वांटिटी के सामने ऑटोमेशन। तो सर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, नहीं क्योंकि नहीं मैंने किया हुआ है इसके लिए। नहीं नहीं, ऑटोमेशन और सब कुछ करने में थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आता है। लेकिन दूसरे थोड़े आसान रास्ते भी है। जैसे कि मान लो, हर मंदिर के अंदर आपको श्रीफल का वेस्ट मिल जाएगा। तो श्रीफल का जो वेस्ट कचरा जो है, जो कोकोपीट कहते हैं, तो कोकोपीट जो होती है वो मिट्टी की जगह काम कर लेगा। और आप जो घर के अंदर जो जो भी खाने के लिए लाते हो, सब्जी लाते हो, फल लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो उसमें से भी कचरा बचता है। तो ये जो कचरा जो बचता है ना, उसी का आप लिक्विड बायो फर्टिलाइजर घर पे ही तैयार कर सकते हो। કેવી રીતે उसका સર? छोटा सा यूनिट होता है, ड्रम जितना। इसमें आपको डालते रहना है, उसका लिक्विड बनता जाएगा। और वो लिक्विड आपको आउटपुट में मिलता जाएगा। वही लिक्विड आपका जो ये जो कोकोपीट का जो पूरा और इसमें वर्टिकल गार्डन कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा आपको। मल्टी लेयर, कि भाई आपने पालक को लगाया, तो नीचे पालक है, 9 इंच के ऊपर दूसरा पालक का पौधा है, 9 इंच के ऊपर तीसरा है, इसके ऊपर तो पूरी 10 फीट में है। 10 लेयर लेयर तक आप उसको, एक पौधे को एक ही जगह में 10 गुनी क्वांटिटी में कर सकते हो। तो उसके लिए जो बेस मटेरियल चाहिए, उसके लिए कोकोपीट चाहिए। और कोकोपीट को स्टोर करने के लिए वर्टिकल सिलेंडर, यानी बड़ी साइज की पाइप, पीवीसी की, उसमें आप कोकोपीट डाल सकते हो। इसके साइड में से सारे पत्तियां आप पैदा कर सकते हो। और उसके अंदर जो फर्टिलाइजर चाहिए, वो फर्टिलाइजर आपके घर के अंदर जितनी सब्जी फल आ रही है, एग्रो वेस्ट आ रहा है, या तो आपके आसपास में जो भी गार्डन है, छोटे छोटे पौधे हैं, उसका जो कचरा है, वो सारा एग्रो वेस्ट आप लिक्विड फर्टिलाइजर में छोटे यूनिट से घर पे ही उसका वो बना सकते हो। और इसके अंदर और ज्यादा फायदा लेने के लिए जो जीवामृत तैयार करने का होता है, जिसको एजेक्टोबैक्टर से लेके राइजोबियम जैसे जो बैक्टीरिया है, वो सारे जीवामृत में तैयार हो जाते हैं। तो वो जीवामृत तैयार करने के लिए गाय का गोमूत्र और उसका गोबर, और उसकी छाछ, ये सबका उसका प्रयोग किया जाता है। और जीवामृत के साथ जब ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर आप बना दो, तो उसका कोई यूनिट का कॉस्ट खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, रिकरिंग कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। तो वही फर्टिलाइजर ही घर का, सारी प्रोडक्ट घर की, आपको सिर्फ सीड के अलावा कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी साइकिल शुरू हो जाएगी। घर की खुद की पत्तियां मिल जाएगी, लोगों के लिए भी उपलब्ध करा सकते हो।
तो ये उसको डेमो फार्म बना के हमको इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की और आसान टेक्निक डेवलप करने की जरूरत है इसके ऊपर। तो ये छोटा छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा वॉल्यूम वाला काम है। और प्लानिंग जब करવું પડે सर। सरकार सरकार को ध्यान में आएगा ना ये टेक्निक और ये सब की भी इतनी वैल्यूएबल ये चीज है, तब जाके सरकार उसको अपने हाथ में लेगी ना तो घर घर तक पहुंच जाएगी ये चीजें। और इसके लिए हमको प्रयत्न करना है। और महिला विभाग जो भी है, महिलाओं का जो विभाग है गवर्नमेंट का, वहाँ क्योंकि हर महिला तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए महिला का जो डिपार्टमेंट है उसी तक पहुंचना है हमें। तो विश्वकर्मा फाउंडेशन का हम साथ ले सकते हैं। अ, उन लोगों के साथ बैठ के हमें ये सब काम करने के लिए जो टेक्निकल और होशियार लोग जो है, प्रीतेश भाई जैसे, अजय भाई जैसे, और दूसरे कड़िया भाई जैसे, जो भी है, विपिन भाई, जो भी लोग है इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग जो एक्टिव है, नॉलेजेबल है और कुछ करने की जिसके अंदर सोच है, ऐसे लोगों की हमको एक पूरी टीम बनानी है। और मैं तो कहता हूँ विश्वकर्मा फाउंडेशन की हमारी जो बैच चल रही है ना, वो पूरी टीम एक साथ जुड़ जाए और इसके ऊपर काम शुरू कर ले। और एक बार मीटिंग भी कर लेते हैं विश्वकर्मा फाउंडेशन में चेयरमैन के साथ बात करके। और और वो लोग पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ये जो लोग हैं, उन लोगों को भी, ये समाज को हमारे सब्जेक्ट की कितनी आवश्यकता है उन लोगों को भी इतनी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो भी इतने बड़े और इतना ज्यादा काम लेके बैठे हैं कि उनके पास भी हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का टाइम नहीं है। ये सब जगह ऐसा है। तो हमको उन लोगों को जाके बोलना पड़ेगा कि भी दूसरे काम पे टाइम कम दो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, तब जाके दुनिया का भला होने वाला है, इससे पहले कुछ होने वाला नहीं। तो जो जुआन लोग हैं प्रीतेश भाई जैसे, कम उम्र वाले युवा लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा आगे आके, ये आप बड़े एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो और बड़ा सोशल काम भी कर सकते हैं। और सोशल एंटरप्रेन्योर बहुत कम पैदा होते हैं और इसकी अब जरूरत है। एक हॉस्पिटल है अहमदाबाद में सत्य साई वालों की। तो सनातन संस्कृति का जो मेला लगा था जीएमडीसी ग्राउंड पे, तो वहाँ स्टॉल था और मैं गया था, तो उन लोगों को मैंने मिला कि भाई आप सत्य साई बाबा वाले पूरी देश में दो तीन जगह इतनी बड़ी हॉस्पिटलें चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए हार्ट की हॉस्पिटल है, और बिल्कुल फ्री, 1 रुपये का चार्ज नहीं लेते हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई आप इतना पैसा लोगों का डोनेशन इकट्ठा करके सब कर रहे हो, तो हमारे कॉन्सेप्ट को सुनो और उसके ऊपर आप जो जितना पैसा आपकी हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हो, इसका 10वां हिस्सा भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप आपकी जितनी हॉस्पिटल है ऐसी 10 गुना हॉस्पिटल जितना सेवा कर पाएगी ना, इससे ज्यादा इतने कम पैसों में आपके हाथों सेवा हो सकती है। तो वो जवाब क्या बोला पता है? ये कौन करेगा? आप ये कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते? ये बंद कर। મમ્મી અવાજ ધીમો કરે ખાલી। कुछ नहीं, बंद कर। तो ये लोगों की हालत है। और हम जब ये काम लेके निकलेंगे ना, तो आप 100 लोगों को पकड़ोगे ना, तो शायद एक या दो ही आपको पॉजिटिवली लेंगे। સાચી વાત છે। ये भी बात पक्की है। तो जब आप ये इसके पीछे लग जाओगे ना, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ईश्वर इतना कृपालु होता है कि आपके माइंड में,
आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच आती है ना, उसको पूरा करने के लिए ईश्वर आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन करवा देता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आपके माइंड में अच्छा काम करने की सोच पहले आनी चाहिए। एक बार आ गई ना तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ईश्वर ही सामने से लोगों को भेजता है, ये भी बात पक्की है। तो हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है जी। એક વખત સાહેબ મીટિંગ રાખીને નાનો પ્રોજેક્ટ તો ચાલુ કરી ઘર ઘર हाँ हाँ, આપણા જેટલા करना ही પાર્ટિસિપેન્ટ है। છે બધા પાસે इसीलिए જઈએ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले पहले टेक्निकल जो मुद्दे हैं, जो भी काम करने के लिए, जो भी काम करना है, तो इसके लिए आपको टेक्निकल पहले उसको देख लेना चाहिए। उसको एडॉप्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो हमें पहले प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करने पड़ेंगे, और एक આ बार બે लो कॉस्ट प्रोटोटाइप मॉडल सक्सेसफुली प्रोडक्शन लेने वाले बन गए, फिर उसको स्केलिंग ही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। આ બેને પેલા જવારા માંગ્યા ને એનો ભાવ ખબર છે કેટલો છે? 30 ગ્રામ ના 60 રૂપિયા ચાલે છે અમદાવાદ। हाँ हाँ, है ना, हाँ हमारे पहचान वाले एक दो लोग हैं जो लोग फ्रेश ताजे जवारे होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, एक भाई ने 1 एकड़ जमीन में से गेहूं के जवारे, सिर्फ गेहूं के जवारे बो के काट के शहर में डिलीवरी करता है। 1 एकड़ में से 5 लाख रुपया हर साल पैदा करता है। ओह, 5 लाख रुपया 1 एकड़ जमीन में से पैदा करता है वो। આટલું તો અનાજ ઉગાવો તોય ના મળે। ना मरे ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। ઘરે સાહેબ થાય, ઘરે થઈ શકે। આપણે 7 કોડિયા લાવવાના છે, 7 કોડિયામાં જવારા વાવવાના છે, દરરોજ 1 કોડિયાનો કાપી નાખવાનો, અઠવાડિયા સુધી ચાલે, ફરીથી એ જ થઈ જાય। અઠવાડિયામાં જવારા થઈ જાય। ये शुरू शुरू में तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी फसल आते आते फिसल जाते हैं। અમદાવાદમાં એટલી બધી જમીન પડી છે, જોઈએ એટલી મળે છે અને સસ્તા ભાવમાં તમને વાવવા માટે ભાડે પડી જાય એમ છે। પણ મહેનત કરવી નથી ને કોઈને। करना, बस वही सवाल है, कौन મહેનત करेगा? કોઈ किसी को करना नहीं। कौन करेगा? इसीलिए मैं बोल रहा सर, हूँ। उमिया फाउंडेशन में मीटिंग रखो, एक ऑफलाइन, हाँ ऑफ मिलते हैं और चर्चा करते हैं तो अच्छा ઓફલાઈન रहेगा। ઓફલાइन मीटिंग રાખો સાહેબ તો થોડુંક जी, ચર્ચા સારી આ રીતે તો થાય કઈ ફેस ટू કામમાં फेस। ચર્ચा नहीं થાય, नहीं, हमको करनी ऑनलाइन है, करता। करनी ही है। और उन लोगों का टाइम भी मैं लेने का सोच रहा हूँ कि भी जो टॉप लेवल के है, प्रेसिडेंट से लेके। સેટરડે સન્ડે જેવું દિવસ હોય તો મેક્સિમમ લોકો हाँ ઇન્વોલ્વ થઈ શકે। हाँ, ધૂળેટીની રજા આવે છે। करेंगे इसके लिए। लेकिन हमको पहले क्या करना है, थोड़ा प्रीतेश भाई, कि थोड़े प्रोटोटाइप मॉडल बना लेने हैं। और हमारे साथ ये भाई साहब भरत भाई पटेल शायद अभी ऑनलाइन है या नहीं है, नहीं दिखाई रहे। भरत भाई आप है क्या? वो गुजरात सरकार के प्राकृतिक खेती का जो अभियान चल रहा है, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है प्रचार प्रसार का, आत्मा की संस्था है, उसके सुरेंद्र नगर जिला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ઓહો, वो अपने बैच के स्टूडेंट है। વેરી ગુડ। लाइव नहीं हो पाते क्योंकि वो, उनको ज्यादा काम होता है, तो बाद में वो लेक्चर देख लेते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे बैच में हैं, जो हमें ये प्रोटोटाइप मॉडल्स तैयार करने में वो लोग टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। और गवर्नमेंट की ओर से भी उन लोगों का सपोर्ट हम दिलवा सकते हैं हमें। तो हम हमारी टीम, विश्वमिया फाउंडेशन और सरकार के जो जो डिपार्टमेंट है, गुजरात सरकार ने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है, गुजरात स्टेट नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी। और वो है पावागढ़ के पास, पूरे 30 एकड़ जमीन में वहाँ कैंपस तैयार हो चुका है। उसके जो वीसी साहब है वो मेरे दोस्त थे।
आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हम हमारे पूरी बैच वाले लोग, हाँ, एक टूर भी कर ले, पावागढ़ के मंदिर का दर्शन भी हो जाए, और साथ साथ में यूनिवर्सिटी की भी विजिट हो जाए, और यूनिवर्सिटी वाले वीसी को भी हम क्या करने चाहते हैं वो सारी बातें बताए जाके, और एक साथ मैं अकेला जाके बोलूं और यहाँ से 20-25 लोग साथ में जाके बोलेंगे तो इसका प्रभाव और बढ़िया हो जाएगा। राइट सर, राइट राइट। हाँ, तो पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि वो जो इलाका है वहाँ राजर्षि मुनि का मल्लाव आश्रम भी वही नजदीक में है, जो लकुलिश भगवान के साधक थे, और उन्होंने के नाम से लकुलिश यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसका कैंपस भी वहाँ है। इसके अलावा कायावरोन भी उसका दूसरा कैंपस है। वहाँ लकुलिश भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। वो मंदिर में आप जो गए हैं उसको पता होगा, वो पूरे मंदिर की जितनी भी दीवारें हैं उसके ऊपर योग के जितने प्रकार के आसन होते हैं वो सारे आसन की मूर्तियां मूर्तियां पूरे मंदिर में जड़ी हुई है। कौन गया है कायावरण मंदिर में? हाँ, निशित भाई गए हुए हैं। सर कंपटीशन में हम लोग गए थे वहां पे। अच्छा, शीलाबेन भी गए हुए हैं। तो ऐसे पवित्र जगह जो आध्यात्मिक जगह है उनका भी हम साथ साथ में विजिट कर सकते हैं, और एक स्पिरिचुअल टूर कर सकते हैं ऐसी हम। तो उसके ऊपर भी हमको सोचना चाहिए। जब इकट्ठा होते रहेंगे, हम सब लोग मिलते रहेंगे, तो काफी काम कर सकेंगे हम। तो जिन महीना लोगों को महीना बहुत इंटरेस्ट बढ़िया। है इसमें, वो लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या इसमें योगदान अपना दे सकते हैं, उसके बारे में खुद का एक लिख के एक हमें भेज दे, तो हम उसका एक पूरा एक टीम तैयार कर ले, और टीम के अंदर सबको अपनी अपनी जवाबदारी कि भी टेक्निकल उसको करना है, मार्केटिंग उसको करना है, प्रोडक्शन यूनिट उसको संभालना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये सब तय करें, और इसके पीछे हम विश्वम्य फाउंडेशन का सहकार लेके आगे बढ़ने लगे। एक फॉर्मेट હોય તો સારું રહેશે। हाँ, हाँ, वो भी जिसके मगज में जो इसके लिए जो फॉर्मेट तैयार करना है उसके लिख लिख के एक हमें भेज दो, तो हम इसमें भी प्लस माइनस जो करने का होगा, तो एक कोर टीम बनाते हैं 10-15 लोगों की, और दूसरे लोग इसको सपोर्ट में रहेंगे साथ में। तो टेक्निकल लोगों की और इस प्रकार की एक पूरी कोर टीम बना ली गई यही कॉन्सेप्ट के लिए। फिर साथ में हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और कोर्स के साथ साथ दूसरी कई चीज़ों है जिसके ऊपर भी काम करने का है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट में आजकल देखिए कि भी हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो हमारी जो योगाहार की फूड डिश है जिसके अंदर 5 प्रकार की अलग अलग आइटम, इसमें पत्तियाँ, स्प्राउट, फिर नट्स, इसके अलावा सलाद और फल, इसके अलावा सब्जी, और फिर अनाज। तो ये 5 प्रकार की जो हमारी डाइट की जो टिफिन है वो लोगों के लिए सप्लाई करने का भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके ऊपर भी हमको काम शुरू करना है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति ये हमारा यही कॉन्सेप्ट वाला टिफिन खाना शुरू करेगा तो उनकी बीमारी और दवाइयाँ अपने आप कम होने लगेगी। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी एक अलग से टीम बना के उसके ऊपर काम हमको शुरू कर लेना है। तो पैसा भी कमाना है, ऐसा नहीं है कि भी मुफ्त में करना है। हमारी मेहनत के हिसाब से उसका पैसा मिल जाना चाहिए, और लोगों को सही प्रोडक्ट मिल जाए, और लोगों के जीवन में चेंज आ जाए, लोगों के जीवन में सुख खुशियाँ आ जाए, बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है ना? तो एक ऑफिसर थे हमारे कांटेक्ट में जिन्होंने हमारी योगाहार की पुस्तिका
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सीईडी के हेड थे। वो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी मैं सोचता हूँ उनका भी संपर्क में करूँ। तो वो हमें काफ़ी डिपार्टमेंटों के साथ जुड़वा के हमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। जैसे बाबा रामदेव ने काम किया था तो सब स्टेट में उनकी टीमें बन चुकी थी। सेमिनार लगने लगते थे, शिविरें लगती थी, अवेयरनेस आई गई थी, फिर साथ साथ में उनके स्टॉल भी खुलने लगे थे, प्रोडक्ट्स भी शुरू कर लिए थे। तब जाके उसका वॉल्यूम हो गया और फिर बड़ा काम हो गया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि भी हमारे कॉन्सेप्ट में तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। लोगों को अवेयर करना है, सही भोजन देना है, बस, और कुछ जरूरी नहीं है। इससे सस्ता कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों को ठीक रखने का। और जो फूड सप्लीमेंट है, जैसे कि आजकल देखिए कि भाई आप कोई भी आइसक्रीम की दुकान पे जाइए, कोई भी आइसक्रीम ले लीजिए, केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाली ही मिलेगी। हम्म, अब वे बच्चे खाएंगे तो क्या होगा? उसके सामने हम नेचुरल, केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। हम्म, तो सारा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, लेकिन उसके ऊपर काम करके, उसकी रेसिपी तैयार करके, अलग अलग टेस्ट वाली चीजें बना के एक तैयार हो जाए कि भाई चलो ये हो गई, फिर वो फ्लेवर हम बाजार में रख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक यूनिवर्सिटी वाले ने ऑफर दी थी कि भाई आप ऐसी प्रोडक्ट बना के दे दो जो केमिकल वाला ना हो, प्रिजर्वेटिव वाला ना हो, और हेल्थ के लिए नुकसान वाली ना हो। ऐसी चीजों बना के दे दो, आपके लिए हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको काउंटर दे देंगे। अब जहां बच्चे पढ़ने आते हैं वहीं ऐसी चीजें हम सेल का काउंटर खोल दे, तो ब्रेक इवन का प्रश्न ही नहीं आए, पहले दिन से बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और जब बच्चों के साथ में, बच्चे के पास सीधे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो उनकी फैमिली तक पहुंच जाएगी, फिर देरी नहीं लगने वाली है। तो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को साथ में लेके उन लोगों को अवेयर करके उनके बच्चों की हेल्थ को ठीक करने के लिए सब काम करने की जरूरत है। तो बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता है हमें। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जिन लोगों को मान लो आधा दिन भी आप निकाल सकते हो अपने काम में से, तो आधे दिन के लिए जो लोग रेडी है, ऐसे लोग हमें लिख के दे दे कि भी आधा दिन हम आपके लिए डीओटी हो जाएंगे। तो शुरू में हमको थोड़ा मेहनत करके थोड़ा सेटअप खड़ा करना पड़ेगा, फिर जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो आमदनी तो होने वाली है और सबको पैसा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि भी अ, हमको मुफ्त में सेवा करनी है, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। तो हम एक ऐसा सेटअप खड़ा करके ना, जो मेहनत जैसी करे उसके हिसाब से उसको मिले, ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ना है और लोगों का साथ सहकार भी लेना है। ठीक है, तो योगाहार को घर घर सर पहले एक पहुंचना है। बार बोलिए कौन? सर पहले एक बार अपने मैं निश्चित बोल रहा हूँ। जी। पहले एक बार अपने ऑफलाइन मीटिंग कर ले में बराबर, फिर क्या तय होता है उसके ऊपर आधार है सब, कोई यानी बात नहीं, सब देखो, हाँ करने का तो है ही, जो भी हाँ करेंगे। वो तो करना ही था। मान लो बड़ी टीम हो जाएगी तो हम बड़े क्षेत्र में डिवाइड, सब फील्ड में काम कर पाएंगे। मान लो हाँ छोटी डिवाइड टीम हो करें। जाती है तो हमको फिर एक एक फील्ड को पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जितनी बड़ी टीम हो जाएगी तो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप मजदूरों के फील्ड में जाओ, वहां भी हमारा काम है। आप वृद्धों के बीच में जाओ, आप कुछ नहीं करो ना, तो वृद्धाश्रम भी पकड़ो। कितने वृद्ध लोग हमारे देश में वृद्धाश्रम में रहते, उनकी हेल्थ के लिए हम कुछ कर सकते। अच्छा, हर प्राइमरी स्कूल, हर माध्यमिक स्कूल, हर कॉलेज तक हमको, हमारी जरूरत है उसको। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हम कितने उनके काम के हैं। तो पहले उन लोगों को हमारी जरूरत है, वो
उनको महसूस कराना पड़ेगा। अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई आप लोगों का काम जो है वो हमारे लिए बहुत काम का है, फिर वो लोग हमको पकड़ेंगे। और एक बार हमको पकड़ेंगे तो फिर काम इतना मिलने वाला है कि हम थक जाएंगे, हम थक जाएंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं हमको, छोटे छोटे, और छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमको आगे बढ़ना है। जी बोलिए। सर, आपने जो सूखे पत्ते, अभी जे पान का ऋतु चल रही है, तो जो सूखे पत्ते पेड़ के होते हैं उसका भी खाद बन सकता है। जी यानी उसको भी वो अपने तो इकट्ठा वो तो करके सब है ही, बहुत अच्छे। हम्म। लेकिन इसमें क्या हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, सब बाबा रामदेव ने सब फैक्ट्री अपनी नहीं बनाई है। जो जो काम के मास्टर है उन लोगों को वॉल्यूम देके लो कॉस्ट प्रोडक्शन करवा लिया है। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा? ज्यादा वॉल्यूम। आप एक कॉलेज के लिए खुद बनाओ और कॉलेज को सप्लाई करो, तो बनाने महिला का टाइम बिगाड़ना अ, ये अच्छी नहीं बात है। जो बनाने वाले एक्सपर्ट है, जैसे प्राकृतिक खेती में काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें भी अच्छे भावना वाले लोग हैं जो सेवा सही बात। के भाव से काम करने के लिए राजी है। तो हमें ये काम उन लोगों को सौंप देना है कि भाई आप रियल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन दे दो हमें। अलग अलग जाके लोगों को वहाँ इस प्रोडक्ट की जरूरत है ऐसा अवेयरनेस कैंप करके वहाँ प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। जब बहुत बहुत डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो राइट सर। एक साइड डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, दूसरी साइड आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और खुद प्रोडक्शन करने जाओगे न तो फंस जाओगे। એવું? हाँ, तो पैसा भी लगता है ना, ये मुफ्त में थोड़ा बनता है। कोई भी प्रोडक्शन करना है तो पैसा लगता है। हाँ, ये तो हमारा काम क्या रहेगा? जिसके पास कैपेसिटी है उसको प्रोडक्शन का काम देना है। जहां प्रोडक्शन कंजम्पशन है वहां आपको प्रोडक्शन का कंजम्पशन क्रिएट करना है, यानी डिमांड जनरेट करनी है। ये दो जब इकट्ठा हो जाएंगे ना तब जाके वॉल्यूम बनेगा। और इसमें जब जो लोग साथ में काम करेंगे फिर उन लोगों की मेहनत का पैसा उनको मिलने वाला है। ऐसे सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चलो मैं 50 लाख डाल दूं और फैक्ट्री खड़ी कर दूं। सामने जितना प्रोडक्शन होता है उतना सामने आपका डिमांड जनरेट करना पड़ता है, इसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब काफी चर्चा के विषय वाला है यहाँ। हमको डिटेल में तो जब हम ऑफलाइन मिलेंगे, और ये जो बड़े लोग हैं वो लोग हमसे भी ज्यादा होशियार होते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठ के और ज्यादा करके खास करके हमें ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। ये हम कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी करनी चाहते हैं। हमें लोगों के लिए लोगों के साथ रह के लोगों के सहकार से ही पूरी ये खड़ी करनी है। एक अवेयरनेस देश में लाने का काम करना है। तो अ, मेहनत के साथ सब कुछ मिले और सब कुछ आगे बढ़े, इस भाव से हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो खास करके अपनी एक्सपर्टाइज किस में है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लिख के एक बार हमें भेजे। जो इंटरेस्टेड है उन लोगों का हम ऑफलाइन मीटिंग करेंगे। आपको जो भी आता हो, कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई रसोई में एक्सपर्ट है, कोई नई चीजें का ट्राई एंड एरर करके आइसक्रीम अलग अलग टाइप की बना सकता है, कोई खाखरे की, कोई मिलेट की प्रोडक्ट्स है, कोई फूड डिश, या तो कोई टिफिन सेवा में काम करना चाहता है, जो अपने फील्ड में अपनी इच्छा के हिसाब से उनको, क्योंकि कोई भी काम करना है ना तो आपको वो काम करने की मजा आनी चाहिए। जब काम करने की मजा आएगी तभी जाके वो काम आप अच्छा कर पाओगे। मैं आपको बोलूं भाई तुम ये काम करो, लेकिन आपको इसमें पता ही नहीं चलता है ये कैसे करना है, आपका नॉलेज नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो मार मार के तो कोई काम नहीं करवा सकते उसको, वो परिणाम भी नहीं दे सकता। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना काम चूज
चॉइस कर लेना है कि भाई मैं ये काम में सपोर्ट करूंगा, ये टीम के लिए मैं काम करूंगा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के टीम में काम करेंगे, ऐसे करके ही सब साथ में मिलेंगे और सब फील्ड में जहां जहां क्या हो रहा है उसका अपडेट सबको साथ में ही मिलता रहेगा, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट का टॉपिक तो साइड में रह गया, देश को बदलने का टॉपिक आ गया। लेकिन हमारा विजन अच्छा है, हम अच्छे सोच वाले इकट्ठा हुए हैं, तो ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा वो, इसमें हमें तो भरोसा है, क्योंकि मैंने जब जब कुछ ईश्वर से मांगा है तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। सिर्फ पैसा नहीं मांगा है, अ, तो गरीब हूँ और गरीब ही रहना चाहता हूँ, पैसा वाला बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोगों के जीवन में एक चेंज आ जाए, वो बड़ा काम करना है हमें। ठीक है, तो हम मिलेंगे दोबारा, अ, और बीच में जब भी तय हो जाता है तो हम ग्रुप में मैसेज छोड़ देंगे कि भी मीटिंग कहाँ तय हुई है, कब मिलना है। ठीक है, मिलेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।